पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, इस नारे के साथ प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा कल 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो पटना में पोस्टर्स लगे हैं, कि फैसला गांधी मैदान में होगा। तो फैसला बिहार सरकार का होगा, नीतीश कुमार का होगा या प्रशांत किशोर का होगा। हम कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात भी कर रहे हैं, यह भी देखा जाना है। और आज 10 अप्रैल को पटना में मूसलाधार बारिश हुई है और गांधी मैदान भीग गया है। प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, उनकी पारी आगे कितनी चलेगी, यह देखे जाने की बात होगी। कल गांधी मैदान इतिहास लिखेगा या इतिहास को आगे ले जाएगा या पीछे मिटा देगा, यह भी देखने की बात होगी। और देखिए, फिर हम बात करेंगे अमित शाह की। न्यूज 18 के कार्यक्रम में थे, जब उनसे पूछा गया कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे ना, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल था, तो अमित शाह ने फिर कह दिया उनके नेतृत्व में ही तो लड़ रहे हैं और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो यह बात फिर से नहीं कही गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। भले जेडीयू के नेता यह प्रसन्न हो रहे हो कि अमित शाह ने कह दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक और बड़ी बात जो अश्विनी चौबे ने कही है, अश्विनी चौबे भाजपा की राजनीति में अब कितने प्रासंगिक हैं, उनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले न ले, यह समझने की बात है। लेकिन अश्विनी चौबे ने एक बात कही है कि अब नीतीश कुमार का कद जो है वह बिहार से बड़ा हो गया है। जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है वह राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ऐसे में अब नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बना दिया जाना चाहिए और अश्विनी चौबे चाहते हैं कि वे मोदी के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखें। यह बात कहां से आ गई? नंबर 2 नीतीश कुमार, फिर अमित शाह क्या करेंगे, यह भी बात होगी। और नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, हम और आप समझ रहे हैं। पूजा की थाल, आरती का वक्त, सब कुछ देखा है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर की जो रैली है उसमें जो मुद्दा बनाया गया है, जो हम पटना के पोस्टर्स देख रहे हैं, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ। मतलब बिहार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही तो है ही, इसमें कहां शक है। और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में कुछ रह नहीं गया है। प्रशांत किशोर ने यह बात सबसे पहले कही थी कि नतीजा चाहे जो हो 2025 का चुनाव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। खैर चलिए, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी चर्चा तो हम करते ही रहते हैं, आगे भी करेंगे, आज भी कर लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, देखिए उनकी टीम का कहना है कि कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। मेरा मानना है 5 लाख छोड़ दीजिए, यदि 2 लाख लोग भी आ जाएं, क्योंकि कोई ऐसी रैली इधर के वर्षों में नहीं हुई है जिसमें पटना में 2 लाख लोगों की उपस्थिति देखी गई हो। तो 2 लाख लोग भी आ जाते हैं तो प्रशांत किशोर प्रासंगिक बने रहेंगे। देश भर की मीडिया का जुटान पटना में होने लगा है। लेकिन यदि गांधी मैदान का एक हिस्सा ही भरा तो फिर प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बढ़ जाए। कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर की पारी खत्म हो चुकी है। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने 10% मत इकट्ठा किया और 2 महीने की पार्टी थी। बिहार में देख ही रहे, चिराग पासवान 5% वोटों के साथ कितने बड़े फैक्टर बने हुए हैं। मुकेश सहनी ने आज तक लोकसभा की एक सीट नहीं जीती है, तभी भी वे फैक्टर बने हुए हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने काफी दिन से प्रशांत किशोर की बात नहीं की थी, चर्चा नहीं की थी उनकी राजनीति के बारे में। खासतौर से हमको जहां तक ध्यान आ रहा है कि उपचुनाव के बाद हम लोगों ने भी चर्चा बंद कर दी थी, जबकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू की थी उनकी चर्चा और ये मानने वाले लोग हैं। हम खासतौर से हम ये मानते हैं कि वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बिहार में है। आप भी आप इस बात को मानते हैं, इतने वर्षों से आप राजनीति देख रहे हैं। तो वो एक बड़ी ताकत है बिहार की राजनीति में, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि
और उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति करके अपनी जगह बनाई है। देखिए वो किसी के प्रोडिजी नहीं है, उनको किसी ने लॉन्च नहीं किया है, उनका कोई गॉडफादर बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं है, वो किसी पॉलिटिशियन के बेटे नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के परिवार के व्यक्ति नहीं है। बाकी सारे लोगों के बारे में जितने लोग हम लोग राजनीति में देख रहे हैं, एक आध लोगों को आप छोड़ दीजिए तो सब लोग लॉन्च किए गए हैं, सब लोग किसी न किसी के बेटे भाई भतीजे हैं या उनका कोई राजनीतिक गुरु रहा जिसने लॉन्च किया, या जाति की बुनियाद है। जाति की बुनियाद भी है अपनी जगह, वो तो उस पर हम लोग आ ही रहते। जाति की बुनियाद सबकी अपनी है, कास्ट की पॉलिटिक्स है, लेकिन चाहे सैनी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, लेकिन प्रशांत किशोर ने शुरुआत तो जात से शुरुआत नहीं की। हम लालू यादव और नीतीश कुमार की भी बात कर रहे हैं, ये सब लोग भी किसी को कोई लोहिया के चेले हैं, सब लोग कोई कर्पूरी ठाकुर का चेला है, किसी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए चंद्रशेखर ने सारे घोड़े खोल दिए थे, चंद्रशेखर जी ने किसी तरह से वो मुख्यमंत्री बने। तो शरद यादव ने सारी ताकत अपनी लगाई थी कि कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वो कई तरह की राजनीति है, सारे लोगों की राजनीति हम लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल नई राजनीति लेकर के आए और सिर्फ इस पूंजी के सहारे आए कि उन्होंने बिहार के बाहर निकल करके एक बिहारी के तौर पर एक बड़ी छवि बनाई अपनी, उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया अपने जीवन में। तो उनको था कि हमको लौट करके रिपे करना है बिहार के लिए, बिहार का जो ऋण है, जिस तरह का भी ऋण है वो चुकाना है, इसके लिए वो आए। तो एक बिल्कुल नई धारा की राजनीति लेकर के, बिल्कुल नई सोच के साथ है। बाकी सब आदमी आया कि हमको सत्ता चाहिए है, या हमारे पिताजी के पास सत्ता थी, हमारे चाचा जी के पास थी, तो हमको उस विरासत को आगे बढ़ाना है। वो दूसरी तरह की राजनीति सोच करके आए। तो इसलिए हम मानते हैं कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, आकर के उन्होंने एक दूसरे तरह की राजनीति, दूसरे तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश किया कि बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भले के लिए वोट करें। जाति तोड़ो की बात की उन्होंने, जाति तोड़ो, धर्म के आधार पर वोट बंद करो, मेरिट के आधार पर वोट दो, कैंडिडेट देखो, एजेंडे के आधार पर वोट दो। कौन इसके पहले इस तरह की बातें करता था? तो ये सारी बातें आकर के उन्होंने की। इनके आधार पर हम मानते हैं कि वो उन्होंने एक नई राजनीतिक धारा स्थापित की है और उस धारा के वो बड़े नेता हैं, इकलौते नेता हैं। बल्कि बाकी अब कोई भी आकर इस तरह की बात करेगा तो उसको नहीं माना जाएगा, वो उस धारा के इकलौते नेता हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अब उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में फैसला होगा, तो ये कई बार ऐसा हमको लगता है, हम उनसे बढ़िया राजनीतिक रणनीतिकार विश्लेषक किसी को नहीं मानते हैं, हम सीरियसली करें, फिर भी कई बार लगता है कि वो भावावेश में बह जाते हैं, अतिरेक में कोई बात कह जाते हैं। जैसे एक अतिरेक में उन्होंने बात कह दी थी कि उपचुनाव में तय हो जाएगा, सेटल हो जाएगा 2025 का चुनाव। अगर उन्होंने ये बात नहीं कही रहती तो उनके चारों उम्मीदवारों के हारने पर लोग ये नहीं कहते कि वो फिनिश हो। आपने कहा कि अपने अतिरेक में, भावावेश में आकर के, जज्बाती होकर के कि इससे फैसला हो जाएगा 25 का, तो नहीं होगा। हमने तब भी कहा था, जब उन्होंने ये बात कही थी तब भी हमने आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि ये नहीं सेटल होगा, किसी बाई इलेक्शन से मुख्य चुनाव सेटल नहीं होता है। पता नहीं उन्होंने कैसे ये बात कही थी, तब भी हमने सवाल उठाया था। हमें और आपको इतिहास याद है जब काशीराम और मायावती पहली बार उपचुनाव लड़े थे, तो प्रशांत किशोर की पार्टी से भी कम मत आया था और किस तरीके से हारे थे। और देखिए, आपने कहा ना कि वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, दरअसल यह है कि प्रशांत किशोर ने उस गौरव के दिनों को देखा है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तो उन्होंने देखा है और फिर बदहाली भी देख रहे हैं। तो पीड़ा जो आपने कहा रीपे करना चाहते हैं, वो बाद में गए बाहर दुनिया के दूसरे देशों में, फिर प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन बिहार की मेधा क्या थी, जो हम लोग कहते हैं कि मेधा तो बिहार की थी, और मेधा जो आज बची है वो पलायन कर रही है। तो उस गौरव को जो रीपे करने की बात आपने कही अजीत जी। हाँ, तो उसी तरह से मतलब वो एक राजनीतिक एक नई सोच लेकर के आए हैं, बिल्कुल एकदम ताजा हवा के झोंके की तरह। अतिरेक की बात हम कह रहे थे, भावावेश में आकर के, जैसे उन्होंने कहा था कि बाई इलेक्शन से आम चुनाव सेटल हो जाएगा, वैसे ही अतिरेक में उन्होंने कह दिया कि गांधी मैदान से तय होगा। गांधी मैदान से नहीं तय होगा, मतलब गांधी मैदान में आप भीड़ जुटा लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि आप चुनाव जीत जाइए। हमने 1995 में आनंद मोहन की सभाओं में जैसी भीड़ देखी है, हमने वैसी भीड़ शायद ही किसी नेता की सभा में वैसी भीड़ होती होगी, वैसे उत्साही नौजवान आते होंगे, वैसे नारे लगते होंगे, उतना जोश और जज्बा दिखता होगा, बहुत रेयर हुआ है। लेकिन कहाँ चुनाव जीत सके? तो गांधी आज भी देखिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में एनडीए के नेताओं की सभा से ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन चुनाव कहाँ जीत पाती है? आज वो नहीं जीत पाते हैं। तो इसलिए इस बार भी ये अतिरेक है, उनका भावावेश है कि गांधी मैदान से फैसला हो जाएगा। गांधी मैदान से कोई फैसला नहीं होगा।
आप वहां सभा में जितने भी लोग आए, उन लोगों को आप क्या कहते हैं, किस चीज से संबोधित करते हैं, वो अपना क्या आपका मैसेज लेकर के जाते हैं, इससे चुनाव से डरो। हमने ज्ञानेश्वर जी 50 आदमी की सभा देखी है चंद्रशेखर जी की मोतिहारी में, 50 आदमी की सभा, और उन 50 लोगों को भी इतने ओजपूर्ण ढंग से उन्होंने संबोधित किया जैसे लगा कि वो 50,000 की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। तो आप किस तरह से जो लोग आपको सुनने आते हैं, देखिए बरसात हो रही है और रैलियों में लोग 1-2 दिन पहले से चलना शुरू करते हैं, लोग निकल जाते हैं, पटना पहुंच जाते हैं। इस बरसात में जो भी आएगा वो एक कमिटमेंट के साथ आएगा, एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता के साथ आएगा आपको सुनने। उसके मन में वो इच्छा होगी, वो चाह होगी, जो चाह आपने जगाई है, इसलिए वो आएगा, वो चाह लेकर के सुनने आएगा। आप क्या मैसेज देते हैं, आप चुनाव का क्या एजेंडा तय करते हैं, इस एजेंडे से चुनाव सेटल होगा। आपको एक मैसेज देने का एक बड़ा मंच आपने सजाया है, जितने भी लोग आए आप उनको मैसेज दीजिए। लोगों की भीड़ के आधार पर कोई भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है, प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हम एक इंटरव्यू उनका देख रहे थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है, बिहार के पटना के ही अपने संतोष सिंह, अच्छे पत्रकार है संतोष सिंह ने। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए बहुत ओवररेटेड है, बहुत ओवर एस्टिमेट किया गया है और जनसुराज पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हम इस बात से सहमत है, उनकी इस बात से हम अक्षरशः सहमत हैं कि एनडीए के लगातार 20 साल सत्ता में रहने, मतलब नीतीश कुमार के लगातार 20 साल मुख्यमंत्री रहने से और डबल इंजन की सरकार होने से, केंद्र में और राज्य दर राज्य चुनाव जीतते जाने से बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया जाता है हर समय। बिल्कुल लेकर के हमेशा ये धारणा रहती है कि वो जब लड़ रहा है तो वो चुनाव उसको जीतना है, या उसकी तैयारी ऐसी है, उसके पास ऐसी रणनीति है, उसके पास ऐसे चाणक्य हैं, उसके पास वैसे चंद्रगुप्त है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये ओवर एस्टिमेट किया गया है। और जब वो उस बात को अगर हम छोड़ भी दें तो निश्चित रूप से हाल के दिनों में मीडिया ने जनसुराज पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है। जनसुराज पार्टी को कतई अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या क्या आरोप लग जाते हैं अजीत जी। मैं तो एक पर ट्रॉल होता रहा 1 महीने तक कि मैं प्रशांत किशोर का दिया हुआ टी शर्ट पहनता हूँ, मैं प्रशांत किशोर का दिया हुआ जूते पहनता हूँ। तो प्रशांत किशोर तो 2015 में 2014 में बिहार आए थे, 2014 के आखिरी में, और मैं प्रशांत किशोर के पहले से टी शर्ट पहनता रहा हूं। तो पता नहीं, जब हम लोग चर्चा करते हैं, हकीकत बयां करते हैं, यह कहां कह रहे हैं कि 2025 में प्रशांत किशोर ही आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर आए हैं और प्रशांत किशोर हैं, इसकी चर्चा हम लोग जरूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो तो आपने जो कहा, आप भी चिढ़ाते रहते हैं लोगों को, फोटो डाल दी कभी आपने हवाई जहाज में, कभी कहीं, तो इस वजह से भी लोग को मौका मिलता है। लेकिन ठीक है, वो तो करने के, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो हमने जो कहा कि उनको निश्चित रूप से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और जितना बताया जा रहा है उससे बड़ी ताकत वो बन चुके हैं बिहार में। उसके 3-4 कारण है। जैसे एक कारण ये है, जैसे अभी एक हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि 32% वोट मान लीजिए मुस्लिम यादव का आरजेडी के पक्ष में है। तो जब हम लोग कहते हैं 32%, तो हम एक डाटा और हमने कल परसों भी कहा था, एक चुनाव के बाद जो सीएसडीएस ने, जो बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, सीएसडीएस ने सर्वे किया है चुनाव के बाद, पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट किया उन लोगों ने कि किस कम्युनिटी, किस कास्ट ने कितना वोट किया, तो उसने बताया कि 69% मुसलमानों ने आरजेडी कांग्रेस को वोट किया और 31% मुस्लिम दूसरी तरफ गए। तो ये इसलिए भी जो है, अब अगर प्रशांत किशोर मुस्लिम की बात कह रहे हैं, तो जो ये 31% मुसलमान का वोट जो खूब पोलराइजेशन होने पर भी कांग्रेस आरजेडी को नहीं गया था, उसका एक बड़ा हिस्सा उनको जा सकता है। अगर उपचुनाव की बात कर लें, यदि बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए, तो देखिए क्रेडिट, मतलब जीती तो मनोरमा देवी, लेकिन क्यों हारे? यदि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अमजद न होते तो माहौल न बनता। आप कह सकते हैं कि दोनों उम्मीदवारों को जोड़ दीजिए, मतलब जो जितने मत प्राप्त हुए हैं मनोरमा देवी को, तब भी मनोरमा देवी चुनाव जीत रही थी, लेकिन माहौल। और वहां देखिए इमामगंज में दीपा मांझी क्यों चुनाव जीत गई? यदि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार जितेंद्र पासवान न होता और पासवान जिस तरीके से भड़के हुए थे, तो दीपा मांझी भी चुनाव हार जाती। तो प्रशांत किशोर खेल तो बिगाड़ना प्रारंभ कर चुके हैं। और देखिए जो दूसरे लोग आरोप कर रहे हैं, जैसे देखिए अब लोजपा की बात करें, आपको तारापुर और कुशेश्वर स्थान का चुनाव याद होगा ना, उपचुनाव अकेले लड़े थे, 3-3 हजार मत आए थे, 3,000 से 5,000 मत आए थे। और यदि आयातित उम्मीदवारों को छोड़ दीजिए, जो भाजपा से आयातित थे 2020 में, जो लोजपा के उम्मीदवार बने थे, या फिर वैसे उम्मीदवार जो पुराने लोजपा वाले हैं
गिने चुने, यदि उन्हें छोड़ दीजिए तो बाकी उम्मीदवारों को कितने मत आए थे 2020 के चुनाव में, यह भी ध्यान देने की बात होगी। तो इनके पास ताकत थी, इनके पास लीगेसी थी, और प्रशांत किशोर की राजनीति तो बिल्कुल नई राजनीति है। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो उन्हीं के उनके इस हम अपनी बात के पक्ष में कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं कि वो कैसे उनको हम बड़ी ताकत मान रहे हैं। तो वोट के आधार पर ही मानेंगे, जो वोट का कंपोजिशन बनेगा, जो वोट का भी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा वोट उनके साथ जा सकता है जिसके दम पर हम उनको बड़ी ताकत मानेंगे। तो एक वोट जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं वो मुस्लिम का वोट है, और मुस्लिम के वोट में एक तय मानिए जो एक पैटर्न है, 30 से 31% वोट मान लीजिए अगर आरजेडी कांग्रेस को नहीं जा रहा है और वो इनसे इतर कोई दूसरा ऑप्शन देख रहा है, कहीं वो ओवैसी को दे रहा है, कहीं बसपा को दे रहा था, कहीं पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक अलायंस था, उस अलायंस को दे रहा था, तो उसको तो एक कंसोलिडेटेड वोट देने की जगह मिल जाएगी, एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म वोट देने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा प्रशांत किशोर का। तो एक उनके पास वो एक ताकत है। और वक्फ बोर्ड का जो बिल है, उस बिल की वजह से मुसलमानों में दोनों से नाराजगी है। मजबूरी में स्ट्रेटेजिक वोट, टैक्टिकल वोटिंग वो अपनी चीज है, लेकिन हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से लालू यादव का वीडियो प्ले किया गया, लालू यादव का वीडियो चारों तरफ दिखाया गया वक्त पर उनके बयान को लेकर। ललन सिंह ने भी कहा सदन में खड़े होकर के, अमित शाह ने भी कहा सदन में खड़े होकर, फिर अमित शाह ने राज्यसभा में इस नाम पर, इस वीडियो के नाम पर मनोज यादव को भी चुप कराया कि भाई मनोज झा को माफ करिएगा कि आपके नेता ने ये बात कही है या नहीं कही है। तो लालू यादव ने तो कहा था कि वक्त के लोग सारे चौराहे कब्जा करनी है और कठोर कानून आना चाहिए। तो बीजेपी ने अपने इस कठोर कानून को लालू यादव की बात से जस्टिफाई किया, और नीतीश कुमार तो एक्सपोज हो ही गए। नीतीश कुमार के लोगों ने तो खूब खुल करके वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में बोला है और वोट दिया है। तो वो जो नाराजगी है मुसलमानों के अंदर, उस नाराजगी को एक डायरेक्शन देने का काम अगर कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो एक डायरेक्शन वो दे सकते हैं अपनी तरफ, बिल्कुल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो एक तो वो ताकत कैसे है वो सब। दूसरी बड़ी ताकत जो हम हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं कि 20 से 22% वोट किसी को नहीं जाता, इस दोनों अलायंस में किसी को बिल्कुल वोट के एक बड़े दावेदार प्रशांत किशोर हैं, जो वोट शुरू से एनडीए को भी नहीं दे रहा है और इंडिया ब्लॉक को भी नहीं दे रहा है। वो मान रहा है कि हम ये लोग ठीक नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, तो वो वोट के एक दावेदार है प्रशांत किशोर। तीसरा जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि जो एस्पायरेशनल क्लास है, जिसकी जो आकांक्षी वर्ग है, जिसको लग रहा है कि बिहार की अब तस्वीर बदलनी चाहिए, बिहार में एक बदलाव आना चाहिए, सकारात्मक बदलाव आना चाहिए है, कोई वो उस सकारात्मक बदलाव की चाह रखने वाला जो वर्ग है वो प्रशांत किशोर को वोट दे सकता है। देखिए प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक पॉजिटिव फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स करके सिर्फ अपोजिशन की पार्टी के नाते सत्ता पक्ष को गालियां दे करके, उस पर सवाल उठा करके वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक पॉजिटिव एजेंडा सामने रख रहे हैं। और ये बड़ी चीज है कि आप एक पॉजिटिव फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिहार के लोगों को अपने एजेंडे के दम पर आकर्षित करना चाह रहे हैं, आप बिहार में पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप दवाई और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एजेंडे पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और ये इसमें जो आकांक्षी वर्ग है वो उनके साथ जाएगा। चौथी बात ये है कि बिहार, हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं इस बात को और बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि बिहार में अब लीडरशिप चेंज करने का समय आ गया। हमने दुष्यंत कुमार की पंक्ति लीडरशिप पर आए अजीत जी, इसके पहले लीडरशिप पर आए, इसके पहले चौथे वोट बैंक को अभी आपने छोड़ दिया। देखिए चौथा वोट बैंक जिसमें अकुलाहट है और राहुल गांधी ने और ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है, सबन वोट बैंक जो हर तरफ से उपेक्षित अपने को महसूस कर रहा है, उसे भी लग रहा है कि अब रास्ता मेरा कहां बनता है। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस भी चली गई, बीजेपी में भी अति पिछड़ी राजनीति हो रही है और राजद तो है ही, तो चौथा वोट बैंक जो सवर्णों का वोट बैंक है, 15% हम ना कहें 10% ही हिंदू हैं, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ हैं, वे भी प्रशांत किशोर की ओर देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, और ये आइडेंटिटी प्रशांत किशोर ने अपनी नहीं बनाई है, इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया है। उनकी ये आइडेंटिटी आरजेडी के लोगों ने बनाई, अपोजिशन के लोगों ने बनाई कि वो पांडे हैं। तो ये आपने जो आइडेंटिटी उनकी बनाई है, तो इसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हम इसलिए उसको नहीं जोड़ रहे थे कि वो एकदम पूरी तरह से टैक्टिकल वोट करने का, जो हम लोग उस संदर्भ में बात कर रहे थे जब कांग्रेस ने क्यों छोड़ दिया सवर्णों को, तो वो मान रहे हैं कि जहां उनका कैंडिडेट होगा वहां उसको देंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सद्भाव प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के लिए होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर इकलौते फॉरवर्ड लीडर अब बचे हुए हैं जो जिसके पास अब पार्टी है, जो एक पार्टी के नेता है, तो वो वर्ग उनके साथ जाएगा। फिर एक बड़ी ताकत, हर पार्टी की एक बड़ी ताकत ज्ञानेश्वर जी उम्मीदवार की होती है।
उम्मीदवार अपनी जाति का वोट लेके आता है, अगर वो उसकी छवि ठीक है, उसके लिए कैंपेन ठीक से किया जाए, उसकी ब्रांडिंग ठीक से की जाए, तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वोट लेकर के आता है। और यहीं फिर हम प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से ही एक बात और कह दे, चूंकि हम उनकी बातों को काफी सीरियसली लेते हैं कि वो ऐसे कोई बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, बड़ा कैटेगरिकल क्वेश्चन था कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि वोट कटवा है और आप जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा तो आप टिकट देंगे। तो प्रशांत किशोर ने बहुत साफ लहजे में कहा कि हम बाकी सारी पार्टियों के उम्मीदवारों के मुकाबले 243 सीटों पर पहले उम्मीदवार देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो जाहिर है कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा एक उम्मीदवार नहीं आएगा जिसको दूसरी तरफ से टिकट नहीं मिले और हमारे पास आ जाए तो हम टिकट दे दें, ऐसा कोई नहीं आएगा। हम अपने जो फीडबैक है, अपना जो अध्ययन है, जो स्टडी रिसर्च होगी, जो फीडबैक होगी, जो सर्वे की रिपोर्ट होगी, उस आधार पर, और जो सामाजिक समीकरण होगा, उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को जाति के अनुपात में टिकट देंगे, तो हम उस आधार पर वो टिकट देंगे। तो उनका कैंडिडेट अच्छा होगा, नया होगा, फ्रेश चेहरा होगा और वो उनके एजेंडे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपनी तरह से, तो वो एक बड़ी ताकत उनकी बनेगी। ये चीजें तो उनकी ताकत कैसे है। अब नेतृत्व की बात हमने शुरू की थी और बदलाव की बात कहते हुए हमने इसके पहले भी दुष्यंत कुमार वाली वो लाइन कही है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बिहार में लोग 35 साल से दो नेताओं को देखते देखते उबे हुए हैं। उनको लग रहा है कि लालू यादव का राज था, फिर नीतीश कुमार का राज आया, फिर लालू नीतीश का राज आया, फिर नीतीश कुमार बीजेपी का आया। तो ये एक खेल चल रहा है, इसको अब बदलने की जरूरत है, इसमें चेंज करने की। तो उसमें उस जब चेंज होगा तो नया नेता कौन आएगा? क्या नया नेता मेरिट के आधार पर जज किया जाएगा या उस लीगेसी को रिप्रेजेंट करने वाले जो, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, जिनको हम लोग अभी नंबर 1 रेट कर रहे हैं, बिहार की जनता भी नंबर 1 रेट कर रही है, वो हैं सम्राट चौधरी हैं, अपने चिराग पासवान हैं, ये सब लोग हैं, इनमें से कोई लीडर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ प्रशांत किशोर की योग्यता की परीक्षा ज्ञानेश्वर जी ये होनी है कि लीडरशिप तो चेंज हो रही है। ये बात हम लोग अभी अगले उसमें जब नीतीश कुमार और अमित शाह की बात आएगी तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये तो तय हो गया कि लीडरशिप चेंज होने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, या नीतीश कुमार की जो सेहत है और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो अब उम्मीद नहीं जगा पा रहा है। तो क्या बिहार के लोग फिर उसी आधार पर नेता चुनेंगे जिस आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार को बार बार चुन रहे हैं? वो इस सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस आधार पर चुनेंगे जिस आधार पर लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया था और उसके बाद उनके बेटे आ गए हैं। क्या वही क्राइटेरिया होगा चुनने का? ये क्राइटेरिया होगा कि वो उनकी जाति बड़ी है और उनका जातीय समीकरण बड़ा है, इस आधार पर चुनेंगे? या बिहार के लोग एक बार इस प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम कोई ऐसा नया चेहरा चुने जो जिसने अपने दम पर कोई मुकाम हासिल किया और बिहार को बदलने में सचमुच सक्षम है? देखिए, यहाँ जब लीडरशिप की तुलना होगी, अब ये बड़ी बारीक बात है ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार नहीं हो रहे हैं, उनका चेहरा नहीं घोषित किया जाता है और एक तरफ से तेजस्वी यादव घोषित हो गए, तो फिर तो लीडरशिप के लिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तुलना होगी ना। बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में से चुनना होगा, तो लोग क्या करेंगे? क्या बिहार के लोग तेजस्वी यादव को चुनेंगे या उनके मुकाबले प्रशांत किशोर ज्यादा उजला चेहरा दिखाई देंगे? हम ये इसलिए, लेकिन जाति का सवाल तो है ना, जाति का सवाल तो बिहार की राजनीति में जाति है। बिल्कुल है, जाति का सवाल है, बड़े सामाजिक समीकरण का सवाल है, जो सोशल इंजीनियरिंग आरजेडी के पक्ष में है उसका सवाल है। तभी 41% लोगों ने उनको पसंद किया एक सर्वे में, सी वोटर के सर्वे में। लेकिन तब तक लीडरशिप की तस्वीर सामने नहीं है। अभी चुनाव आने दीजिए, लीडरशिप की जब तस्वीर सामने होगी और जब ये चुनाव शुरू होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और एनडीए की तरफ से कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है, सीएम के घोषित कैंडिडेट 2 ही हैं, मान लीजिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। बिहार के लोगों को चुनना है और अगर नीतीश कुमार रहते भी हैं तब भी मान लीजिए कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में से चुनना है, तो नीतीश कुमार का नेतृत्व तो बहुत थका हुआ हो गया और जो हम लोग देख ही रहे हैं उनके वीडियो, तो बिहार के सारे लोग देख रहे हैं, तो उनको हटा ही दीजिए। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, मेरिट पर बात होगी। नीतीश कुमार ने इस आप याद करिए कब से आकर के जब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को टारगेट करना शुरू किया है कि वो नहीं पढ़े लिखे, वो 9वीं पास है, वो जीडीपी का मतलब नहीं बता सकते हैं। ये सब बताने का क्या मतलब है? ये सब बताने का असली सवाल ये होता है ना कि 2 लोगों ने सफेद जो एक विज्ञापन आता है ना, एक डिटर्जेंट का कि भाई हमारी कमीज से उसकी कमीज उजली कैसे है, तो यहाँ सारी लड़ाई अपनी कमीज ज्यादा उजली दिखाने का, अपनी कमीज ज्यादा सफेद दिखाने की लड़ाई होगी। और तब वहां क्या नैरेटिव सेट कर पाएंगे प्रशांत किशोर की? हमारी कमीज देखिए, हमारा चरित्र देखिए, हमारा बैकग्राउंड देखिए, हमारा कामकाज देखिए और उनका कामकाज देखिए और इस आधार पर जज करिए।
जब लड़ाई बिल्कुल। इस पर आ जाएगी तो वहां एडवांटेज लेने की स्थिति में होंगे प्रशांत किशोर, अपनी योग्यता के चलिए तो दम देखिए, पर, अपनी क्षमता के दम पर। बिल्कुल बिल्कुल यहीं से चलते हैं अमित शाह की ओर। अमित शाह कल न्यूज 18 के कार्यक्रम में थे और देखिए उनसे सीधा सवाल पूछा गया। देखिए बिहार के चुनाव के बारे में सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए बहुमत हासिल करेंगे और अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल करेगा बिहार में एनडीए। लेकिन इसके आगे जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर, तो अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वे मुख्यमंत्री तो हैं ही। लेकिन इससे भी आगे जब सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद भी वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस सवाल पर फिर इधर उधर कर गए अमित शाह। उन्होंने कहा अभी तो हैं ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी तो हैं ही इसका आशय क्या होता है। शिवराज सिंह चौहान भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे और नीतीश कुमार की सेहत भी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जितने वीडियोज वायरल हो रहे हैं वह अमित शाह भी देख रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा डिजिटल फ्रेंड कोई नहीं है ना, वह भी देख रहे होंगे कि इनकी स्थिति क्या है। मतलब इधर के दिनों में तो सब कुछ, मतलब अब किस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और किस पर डिपेंडेंट नहीं है, यह बात भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने फिर घुमा दिया फिरा दिया, जबकि कह रहे हैं नीरज कुमार जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है कि अमित शाह ने कह दिया उनके नेतृत्व में, तो कहां कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है मोदी और नीतीश के नेतृत्व में। तो 2020 में मोदी के नेतृत्व में नहीं कहा जाता था, 2015 में महागठबंधन में भी नहीं कहा गया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए चुनाव हुआ। 2020 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे सीटों की संख्या जितनी हो, इस पर चुनाव हुआ। लेकिन फिर वही बात अमित शाह ने फिर घुमा दिया। अजीत जी, देखिए वो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कई बार बात कर चुके कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने के बड़े खतरे हैं, बड़ा जोखिम है। और उस जोखिम को बीजेपी बहुत अच्छे तरह से समझ रही है। जेडीयू के लोग नहीं, जेडीयू के लोग भी समझ रहे हैं लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो आंख बंद करके सोने का बहाना कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ करके आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, क्योंकि उनके पास तो दूसरा कोई चेहरा उन लोगों ने आगे किया नहीं है, कोई दूसरा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। तो जैसे नीतीश कुमार हटेंगे वैसे ही उस कुर्सी पर बीजेपी का क्लेम हो जाएगा। तो इसलिए जेडीयू के लोग नहीं बोल रहे हैं। जो सर्वे था कि नीतीश कुमार को 18% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो सर्वे तो उस तरह की 3 सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी के पास भी है। बिल्कुल, बीजेपी तो जान रही है कि लीडरशिप को लेकर के बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार का चेहरा आप चुनाव में रख के चुनाव लड़ने जाएंगे, आप वॉक ओवर दे देंगे। आप या तो तेजस्वी यादव को, नहीं तो प्रशांत किशोर को। जो आपका जो आकांक्षी वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, जो सवर्ण है और जो लीडरशिप देख रहे हैं बीजेपी जेडीयू की, वो जैसे ही आप रखेंगे कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सब चला जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ। और जो सामाजिक समीकरण का आपका वोट है वो चला जाएगा तेजस्वी यादव की तरफ। तो फिर तो एनडीए के पास बचेगा क्या? नीतीश कुमार का चेहरा अब जा करके हम अब सब लोग कहने लगे, हम लोग महीने 2 महीने से 4 महीने से कह रहे हैं कि अब लाइब्रेरी बंद, अब बोझ बनते जा रहे हैं। आपके चेहरे पर अब कोई उम्मीद, उत्साह नहीं जग रहा है। आपके काम काज, आप जितनी बार कह रहे हैं कि हम ही ने सब किया है, उतनी बार ज्यादा हंसी उड़ रही है। तो इसलिए अब ये हम ही ने किया है वाली बात नहीं है। आपने जैसे कहा ना कि गांधी मैदान में इतिहास का पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है ना भाई। आप प्रेजेंट में आइए और भविष्य की बात करिए। अभी क्या दे रहे हैं, अभी आपके पास क्या है और भविष्य की क्या रूपरेखा है आपके पास। तो भविष्य का एजेंडा तो प्रशांत किशोर पेश कर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जो है अब क्या है कि बहुत कॉशसली ट्रेड कर रही है बीजेपी। बड़ा सोच समझ के सावधानी से फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया और आप नीतीश कुमार को हटा भी नहीं सकते हैं। आपने अभी हटाया नहीं, तो जब हटाया नहीं है तो ये तो कहना ही होगा ना कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का आप दूसरे के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। हालांकि ये बहुत संभव है कि चुनाव के से पहले एनडीए का कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, चुनाव लड़ाने की एक कमेटी बन जाए, कोई चुनाव अभियान समिति बन जाए जिसका अध्यक्ष बीजेपी का कोई नेता बन जाए। ये भी संभव है कि जो हर चुनाव के पहले बीजेपी किसी न किसी मंत्री को चुनाव प्रभारी बनाती है। अब तो 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा चुनाव लड़ाने के लिए जाए, दिल्ली से जो चुनाव प्रभारी बन के जाएंगे, 2 मंत्री जाएंगे, तो वो दोनों को चुनाव की कमान संभाले। ये सब चीजें होंगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन नीतीश कुमार को ये कह के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा कि चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहीं नहीं कहा जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये नहीं कहा जाएगा। लेकिन उनको हटाया भी अभी नहीं जाएगा। अब सवाल ये है, जो हम लोग वो वीडियो देखा पूजा की थाली का जो हाथ में लेकर के और नीतीश कुमार को
समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना है। इशारों से उनको बताया जा रहा था, जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि अब ऐसे करो, उस तरह से वो उनको बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे घुमाइए उसको। तो ये वीडियो सबने देखा है। अब उनकी जैसी सेहत है, जिस तरह से वो डिपेंडेंट हो गए हैं, उसकी वजह से भी उनको अब पर्दे के पीछे रखने की जरूरत आन पड़ी है। ये बात हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं, बहुत जब से कह रहे हैं तब से लोग हम लोग को कह रहे थे भाई पर्दे के पीछे क्यों रखना चाहिए, उनको हटा क्यों नहीं देना चाहिए। हमने कहा हटा दी तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हटा रहे हैं तो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कम करिए। चलिए, तो देखिए अब यही से सार्वजनिक उपस्थिति कम कीजिए, बात हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन आगे आते हैं भाजपा के नेताओं के भीतर। पता नहीं, देखिए बात कभी कभी मन की निकल ही आती है। विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा था याद कीजिए, कि तब तक सपना पूरा नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री अपना नहीं होगा। और अब देखिए अश्विनी चौबे इन दिनों हाशिए पर हैं, चुनाव हार गए, मतलब चुनाव हारे ही नहीं, टिकट ही नहीं मिला, तो चुनाव लड़े ही नहीं, हाँ टिकट ही नहीं मिला। अब भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपने बेटे को, यदि बेटे को टिकट देने में परेशानी हो तो स्वयं भी लड़ने को तैयार है। बीच में तो यहाँ तक खबर रही कि भाई वे राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, उनके समर्थकों ने किसी प्रदेश का नाम बताकर उन्हें बधाइयां भी देनी शुरू कर दी थी। तो अश्विनी चौबे बक्सर में फिर से सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन लड़ना है भागलपुर। अश्विनी चौबे ने एक बात कही है, और फिर वही बात जो विजय कुमार सिन्हा ने पहले कही थी, कि अश्विनी चौबे ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है वह राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बेमिसाल जोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो ओहदा है वह मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा हो गया है, और उनकी छाप अब देश में दिखनी चाहिए। तो छाप कैसे दिखे, तो अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उन्हें एनडीए का कन्वीनर बना दीजिए। और अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी सदिच्छा यह भी है कि वह भारत के उप प्रधानमंत्री, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी बने थे और बीपी सिंह के समय में चौधरी देवीलाल बने थे, तो नीतीश कुमार वह दर्जा पाले। अब भारत रत्न की बात नहीं थी, तो अश्विनी चौबे की बात को कितना गंभीरता से लेंगे यह आप बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से बात तो निकल ही जाती है ना, जिससे यह लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी भी कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट तो है ही। अजीत जी, बिल्कुल उसी के लिए होता है, ये विदा कराने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं। आपने पहले भारत रत्न की भी बात हो रही थी, वो भी विदाई की योजना का ही हिस्सा था कि भारत रत्न देते, तब उसके बाद भारत रत्न लेके क्या मुख्यमंत्री बने रहिएगा, वो भी विदाई से ही जुड़ी हुई बात थी। वैसे ही उनको देश में राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की बात भी हो रही है। तो अब ये बातें सिर्फ कहीं अगर बीजेपी के अंदर एक तैयारी चल रही है कि कोई बड़ी चीज उनको दे करके और उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए उनको, लेकिन अब उसका टाइम भी निकल गया है, हमको लगता है। बिल्कुल अब उसका टाइम अब इतना नजदीक आ गया है चुनाव की, अब करेंगे तो उसकी अलग जोखिम है, करने को तो कभी भी कर ही सकते हैं। तो इस बात को इसी नजरिए से लेने की जरूरत है कि उन्होंने अपने पार्टी की अंदरूनी चीजों को भांप लिया है कि पार्टी चाह रही है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए, कोई अपना मुख्यमंत्री बन जाए और फिर उसके चेहरे पर चुनाव लड़े। तो उसी को उन्होंने एक स्वर दिया है, उसी को उन्होंने एक आवाज दी है कि नीतीश कुमार का कद बड़ा हो गया है, उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया जाए। इसका अब कोई समय नहीं रहा। नीतीश कुमार अब बिहार की पॉलिटिक्स में जो कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मानसिक शारीरिक अवस्था है, वो बिहार की पॉलिटिक्स करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये सब आदमी इस बात को जिस व्यक्ति को बिहार में रिप्लेस करने की बात हो रही है, हटा देने की बात हो रही है, सार्वजनिक उपस्थिति कम करने की बात हो रही है, उसको राष्ट्रीय राजनीति में क्या ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर इसको डिकोड करें तो ये मकसद निकलता है, ये अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं एक तैयारी हो रही है कि उनको हटा दिया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए। हालांकि हर समय उनकी सहमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी सहमति मिले तो हटाया जाए, लेकिन अपनी जब तक उनकी समझ काम करती रहेगी थोड़ी देर के लिए भी, तब तक वो तो सहमति नहीं देंगे बदलने। बाकी जो बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही आपने कहा कि समझ काम करी, कितनी चर्चा हुई कि निशांत की शादी अप्रैल महीने में ही हो रही है, और कई पत्रकारों ने तारीख भी निकाल दी, सब कुछ बता दिया। लेकिन जब समझ काम कर रही थी तो फैसला लिया गया कि चुनाव तक टालते हैं, शादी तो करेंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा, शादी के बाद कोई विवाद ना हो जाए और इस विवाद के कारण चुनावी नुकसान ना हो जाए। पहले का अनुभव जो दूसरे घर में हुआ है, दूसरे बड़े घर में हुआ है, इसका भी खतरा महसूस किया गया। तो नीतीश, जब आप जो कहते हैं कि जब आधा घंटा भी दिमाग काम करता है तो वह महीने भर का काम कर लेते हैं,
तो यह बात भी तो है ही ना जी। है, बिल्कुल है, इसीलिए नहीं चेंज हुआ आज तक। इसीलिए पिछले साल जनवरी जब से सत्ता बदली है तब से इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि वो सहमति दे दें तो फिर सत्ता बदल दी जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाए, उनके 2 मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन वो उनकी सहमति नहीं मिलेगी, अभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो रिप्लेसमेंट अभी होता नहीं दिख रहा है। जी, आगे आने वाले दिनों में इस पर भी ध्यान रखिएगा जी। आजकल भारत सरकार के विज्ञापन बिहार के अखबारों में रोज छप रहे हैं। मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है कि बिहार के लिए मोदी की सरकार ने क्या क्या किया है। तो मोदी बिल्कुल मोदी लीड लेने की स्थिति में, और सब कुछ देखिए तनातनी अब क्या होगा, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जेडीयू का भविष्य क्या होगा, इसकी चर्चा भी जेडीयू के नेता करते रहते हैं। और देखिए अशोक चौधरी का बयान भी वायरल है कि न हमें शंकराचार्य की जरूरत है, न हमें मौलवी की जरूरत है, हमें नीतीश कुमार के काम की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार कहां पहुंच गए हैं, इसकी चर्चा भी हम आगे जारी रखेंगे। और कल प्रशांत किशोर क्या फैसला कर पाते हैं, जनता कितना साथ देती है, यह देखने की बात होगी। तो कल फिर 7:30 बजे हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।